8. मैं और अथर सर झुकाए हाथ पीछे बांधे पापा के सामने क्रिमिनल्स की तरह खड़े थे। अथर तो शायद अच्छा बच्चा बनने की कोशिश में हाथ पीछे करके खड़ा था, पर मेरे हाथ इसलिए पीछे थे क्योंकि मेरे पैजामे में पिछवाड़े की साइड उनकी गन छिपी हुई थी। मेरा पैजामा थोड़ा लूज हो रहा था, इसलिए मैं गन और पैजामा दोनों को गिरने से बचा रहा था। पापा हमारे सामने गब्बर की तरह लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट चलने लगे। मुझे लगा था कि तुम अब बड़े हो गए हो, पर नहीं, तुम्हारा बचपना और बेवकूफी तो उम्र के साथ और बढ़ती जा रही है। सॉरी पापा, वो गलती से। क्या कहा? गलती से? तुम गलती से मेरी कार चुरा कर ले गए? अथर का कुत्ते जैसा मुंह लटका देख मुझे तरस आ गया। सॉरी पापा, एक्चुअली मैंने ही इसको कहा था कि पापा की गाड़ी। शट अप! तुम क्या समझते हो कि तुम हर बार इससे बचा लोगे? हाँ? और गाड़ी चोरी करने की बात तो मैं एक बार भूल भी जाऊं, लेकिन छत पे जो कांड हो रहे हैं उसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? मैं और अथर एक दूसरे का मुंह देखने लगे। छत पर कौन सा कांड हो गया था जिसकी हम दोनों को जानकारी नहीं थी। बोलो, चुप क्यों हो गए? अब कोई जवाब नहीं है तुम्हारे पास? सॉरी पापा, पर सवाल क्या है? I mean, आप किस कांड की बात कर रहे हो? तुमसे नहीं पूछा मैंने। हालांकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हें पता ना हो, पर फिर भी तुमसे नहीं पूछ रहा मैं, इस महानुभाव से पूछ रहा हूँ। क्या करते हो तुम छत पर रात रात? ओह शिट! ना चाहते हुए भी मेरे मुंह से शिट निकल गया। पापा समझ गए कि मैं सब जानता था। अथर मेरी तरफ भीख मांगती निगाहों से देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मुझसे मदद की रिक्वेस्ट कर रहा हो। बोलो लाडले, तुम्हें क्या लगता है कि तुम नहीं बोलोगे तो मुझे पता ही नहीं चलेगा? अथर के वॉलनट्स उसके मुंह में 2 BHK ले चुके थे। भला अथर अब कैसे बोल सकता था? उसने मेरी तरफ देखा। मैंने बात संभालने की कोशिश की। पापा, जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तुम चुप रहो और नीचे जाओ। लेकिन पापा। जितना बोला उतना सुनो और तुरंत नीचे जाओ। मुझे अपने बेटे से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। मगर पापा, मैं भी तो। कहा ना, जाओ यहाँ से। पापा ने मुझे पल में पराया कर दिया था। पापा को अपना लटका हुआ मुंह दिखाकर मैं जल्दी से स्टेज पर पहुंचा और जोर की सांस ली। थैंक गॉड बच गया, वरना आज तो इज्जत और बंदूक दोनों स्लिप होने वाली थी। मैंने सबसे पहले गन पिछवाड़े से निकाली और नीचे जाने ही लगा था कि मुझे सुनीता आंटी दिख गई। हेलो आंटी, नमस्ते। आंटी ने मुझे देखा, फिर मेरे हाथ में गन देखी, फिर उनकी आंखें और चौड़ी हो गई। अरे आंटी, ये तो बस गेम के लिए है, असली नहीं है। अच्छा, लग तो असली रही है, ला दिखा तो। मुझे आंटी पर डाउट था। एक बार ऐसे ही इन्होंने बचपन में मुझसे लेदर की बॉल देखने के लिए मांगी थी, और जैसे ही बॉल इनके हाथ आई इन्होंने अलमारी में रख दी थी। दिख तो रही आंटी, सच में ये सिर्फ खेलने के लिए ही बनी है। हाँ, तो मैं थोड़ी खेलूंगी इस उम्र में, ला दिखा मुझे। मैंने तुरंत हड़बड़ी मचा दी। सॉरी आंटी, मैं घर जा रहा हूँ, मम्मी को चाय नहीं दी तो बहुत डांट पड़ेगी। आंटी ने मेरे हाथ से गन छीनते हुए कहा। अरे हाँ ठीक है, तेरी माँ की चाय यहाँ बुला ले, मैं पिला दूंगी। बहुत दिन से मिली भी नहीं है वो। सुनीता आंटी बात तो मुझसे कर रही थी, पर उनका सारा फोकस इस गन पे था। वो उसे उलट पुलट के देख रही थी। मैं नर्वसनेस को छुपाते हुए पेशेंटली गन वापस आने का वेट कर रहा था। लग तो बिल्कुल असली रही है। नहीं नहीं। अच्छा, तुझे असली नहीं लग रही? नहीं, क्योंकि कभी असली देखी नहीं है ना, तो कैसे लगेगी। आप दो ना, मुझे घर जाना है। अब की मैंने गन छीनने की कोशिश की तो आंटी ने हाथ पीछे कर लिए। रुक जा, अथर्व के पापा को आने दे, उनको भी दिखाओ कि बच्चों के पास कैसी ओरिजिनल जैसी गन आ गई है। नहीं आंटी, ऐसा मत करो, आपको मेरी कसम है। तेरी कसम से क्या दे दूंगी मैं, कोई बढ़िया कसम ही दे देता। अरे आंटी, मुझे कसम नहीं, चाय देनी है, प्लीज वापस कर दो। आंटी के चेहरे पर बच्चों जैसी शरारत थी। अच्छा रो मत, देती हूँ। पहले बता कि अथर्व के वो जो इयररिंग्स थे उनका क्या हुआ? कौन से इयररिंग्स? अरे वही जो दुबई से दिल्ली आए थे मेरे पास। मैंने फायर गन छीनने की कोशिश की, पर आंटी ने फिर हाथ पीछे कर लिया। वो फेक इयररिंग्स थे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी थी वो। ओहो, फिर भी होंगे तेरे पास, दिखने में बड़ी सुंदर थे।
ओह, अब समझा। मैंने गन छीनने की कोशिश करनी बंद कर दी। बहुत टाइम लगा तुझे समझने में। हाँ, आपके बेटे के साथ रहते रहते मेरा प्रोसेसर थोड़ा स्लो हो गया है, पर कोई बात नहीं। आप मुझे गन दो, मैं आपको इयररिंग्स ला कर देता हूँ। पहले इयररिंग्स लेकर आ, फिर ले जाना अपनी गन। मैं सीरियस फेस बनाकर आंटी के पास आया और धीरे से उनके कान में कहा, आपको पता है ये गन कौन सी है? हाँ हाँ, ये वो गन है ना जो तूने अपने गेम के लिए ली है। मैंने पहले ही नाम में गर्दन हिलानी शुरू कर दी। ये वो गन है जिससे मेरे बाप ने कबीर नाम के उस खूंखार एजेंट को मारा था और अथर्व के सामने मारा था। याद है वो मंदिर वाला कांड? न्यूज में भी आया था। सुनीता आंटी पहले तो स्माइल करती मेरा फेस देख रही थी कि मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ, पर मैं भी अपनी हंसी और अपने इमोशंस पर ब्रेक लगाए बैठा था। मैं भी बिल्कुल सिक्रेटिव रहा। ये गन मुझे उनके रूम से मिली थी। अब आपको अगर ये अपने पास रखनी है तो रख लो। रघुवीर नाम का इंस्पेक्टर फिर से केस ओपन करने वाला है। अगर इस गन को सही से नहीं छुपाया तो श्रेया और अथर दोनों जेल जाएंगे। कुछ सेकंड्स का साइलेंस हो गया। आंटी मेरे वर्ड्स की बजाय मेरी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशंस रीड करने की कोशिश कर रही थी। हंसी मेरी गर्दन के जरा ऊपर कहीं मचल रही थी। मैं जोर जोर से हंसना चाहता था, पर कंट्रोल करके रखा था। रहने दे, ये सब स्टोरीज किसी अखबार के लिए लिखेगा तो 4 पैसे मिलेंगे। जा, पहले इयररिंग्स लेकर आ, फिर मैं गन दूंगी। देखो आंटी, इस गन के बारे में मम्मी को पता है। अगर आप गन रख लोगी तो मैं घर ही नहीं जा पाऊंगा। फिर आपको इयररिंग्स कहाँ से दूंगा? वैसे आपको रखनी है तो रख लो, मैं अब जा रहा हूँ। मैं सच में मुड़ा और वापस जाने लगा। कहाँ जाएगा? है एक सर, उनको बताना जरूरी हो गया है कि गन मेरे हाथ से निकल गई है। मैं जब टर्न हो गया था तो मैंने हल्की सी स्माइल रिलीज की और फिर वापस सीरियस फेस बनाकर बाहर जाने लगा। रुक, ये लेके जा और जल्दी से मेरे इयररिंग्स लेकर आ। मैंने झट से पापा की गन वापस ली और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गया। मेरे तो ऐसे कह रही हैं जैसे अथर्व की अलमारी से चुरा कर ले गया था। मैं बाहर आया और सोचा पापा की गाड़ी में गन वापस रख दूं, पर गाड़ी तो लॉक थी। अब मैं ऊपर देखने लगा और वेट करने लगा कि कब पापा और अथर्व की चिट चैट खत्म होगी और वो नीचे आएगा। ऊपर छत पर पापा ने रूम से कुर्सी बाहर निकाल ली और छत पर लगा दी। अथर्व उनके पैरों के पास फ्लोर पर ही बैठ गया। देख बेटा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो सबसे पहले अपने बाप को बतानी चाहिए। एक उम्र बाद बेटा दोस्त जैसा हो जाता है। हाँ पापा, क्यों नहीं। आप दोस्त हो तो कार ले जाने पर इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे कार की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अगर तुम कहीं जॉब पकड़ लेते तो कार मैं ही तुम्हें दिला देता बेटा। हैं? सच? मुझे किया की सोनेट चाहिए। चुप, बिल्कुल। आल्टो दिलवाऊंगा, वो भी सेकंड हैंड, वो भी तब जब जॉब लगेगी। अरे पापा, मैं अभी कार के बारे में बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बारे में बात करना चाहता हूँ बेटा। मेरे बारे में क्या बात करनी है आपको? तुम और पड़ोसन, ये ठीक नहीं है बेटा। अथर्व के सामने पापा हेसिटेट हो रहे थे। अथर्व तो इसी में कंफ्यूज था क्योंकि यूजुअली पापा उसकी गलती पकड़ में आने पर पहले सुनीता आंटी से शिकायत करते थे और उसके बाद चिल्लम चिल्ली होती थी, 2-3 थप्पड़ भी पड़ जाते थे। लेकिन आज पापा हेजिटेट हो रहे थे तो अथर्व भी नर्वस होने लगा। अरे नहीं नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। आयशा भाभी तो बस क्या बस? अथर्व ना चाहते हुए भी ब्लश करने लगा। वो बस दोस्त हैं। मतलब ऐसे दोस्त नहीं, बस कभी कभी हालचाल। उसी चाल चलन की बात कर रहा हूँ बेटा। देखो, तुम जिस उम्र में हो ना। अथर्व यॉर्निंग करने लगा। बात सुनो मेरी पहले। जिस उम्र में तुम हो ना, इसमें अपने से विपरीत लिंग की तरफ आकर्षण होना बहुत स्वाभाविक है। कैसी बात कर रहे हो पापा आप? मैं किसी लिंग पर आकर्षक मतलब अट्रैक्ट नहीं होता हूँ। पापा ने अथर्व के सर पर टपली मारी। लिंग नहीं, विपरीत लिंग की बात कर रहा हूँ बेवकूफ। जैसे तुम पुरुष हो, अगर हो तो, और आयशा जी स्त्री हैं, वैसे तो इस उम्र में आकर्षण होना स्वाभाविक है। और अगर तुम्हें अपने दिल की बात कहने से। अथर्व को फिर से जमाई लेते हुए देख पापा ने सर पर एक और टपली मारी। बेवकूफ, गधे,
मैं वही बोल रहा हूँ जो तुमने आयशा को बोला। आयशा ने मुझे सब बता दिया है। मुझे पता है तुम में क्या कमी है। हैं? क्या सब बता दिया है? यही के अरे पापा सीधे सीधे बोलो ना, सस्पेंस मत बनाओ। यही कि तुम्हें मर्दाना कमजोरी है, पर फिक्र मत करो, इसका इलाज है। पापा अथर्व को इम्पोर्टेंट डिक्लेयर कर चुके थे और अब उसे बस अड्डे वाली क्लिनिक पर ले जाना चाहते थे। उन्होंने अथर्व का हाथ पकड़ा हुआ था और बस स्टेज तक पहुंच ही गए थे कि अथर्व ने अपना हाथ झटके से खींच लिया। अरे रुको पापा यार, क्या कर रहे हो? यार, अब हम तुम्हारे पापा यार हो गए। अथर्व बिना जवाब दिए वापस रूम की तरफ जाने लगा। पापा उसके पीछे आए। अरे रुको, सुनो बेटा, ऐसे घबराओ मत। इसमें तुम्हारे घमंड को जो ठेस पहुंचनी है ना, मुझे समझ आ रही है। क्या पापा, कौन घमंड, किसका सेठ? सेठ नहीं, ठेस। ठेस माने दुख, दर्द, पीड़ा। तुम आजकल के बच्चे ना ठीक से अंग्रेजी जानते हो ना हिंदी। कुछ भी, ऐसी हिंदी तो होती भी नहीं है। अब बस मुझे इतना बताओ कि ये फालतू बातें आपसे किसने कही? हाँ? पापा ने आंखें मटकाई और खुद भी रूम में आकर बैठ गए। वही जिसको रात रात भर तुम अपना दुख दर्द बताते नहीं थकते। आयशा जी ने सब बता दिया हमें। खैर, हमें तो इस बात का संतोष रहा है कि तुमने उनके साथ कुछ किया नहीं, वरना सीधे पुलिस के पास लेकर जाता तुम्हें। ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। आयशा भाभी और मैं तो बस। हाँ, मुझे पता है तुम्हारा मैं तो बस। तुम खुद को तैयार कर लो, मैं बता रहा हूँ। आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों तुम्हारी इस कमजोरी का इलाज करवाना पड़ेगा, वरना क्या? वरना ब्याह नहीं होगा तुम्हारा। श्रेया के घर से तो पहले ही रिजेक्ट होकर आ गए हो तुम। अब अरेंज मैरिज ही इकलौता विकल्प बचा है, तो खुद को ठीक ठाक कर लो, समझे? अथर्व ने बस हाँ में सर हिला दिया। पापा छत से नीचे चले गए। उन्हें ऑफिस के लिए तैयार भी होना था। इधर मैं राकेश सुमन को ढूंढने निकल चुका था। सुबह धूप कम थी, फिर भी पैदल चलकर मेरा बुरा हाल हो गया था। कार लॉक्ड होने की वजह से पापा की गन अभी भी मेरे पास ही थी। अजीब नौटंकी है यार। पहले बेटा गायब हो गया था, अब बाप नहीं मिल रहा है। मुझे अथर्व की बहुत कमी खलने लगी। 2-3 रिक्शा वालों से पूछते हुए मैं एक पेड़ के पास पहुंचा। वहां देखा तो राकेश सुमन सुबह सुबह फैला पड़ा था। अगर उसके पास कोई बियर का झाग लगा देता तो ये 100% लाश जैसा दिखने लगता। राकेश सुमन, भैया उठो। मैंने उसका कंधा पकड़कर हिला दिया। कौन है भाई? इतनी सुबह कहाँ जाना है? वहां जहां तुम्हारा बेटा सो रहा है। राकेश सुमन ऐसे उठा जैसे उसके पिछवाड़े में स्प्रिंग एक्टिव हो गई हो। कहाँ है? बताओ कहाँ है? आराम से पहले ये बताओ कि जो काम मैंने दिया था वो पूरा हुआ? राकेश सुमन ने हाथ जोड़ लिए। जी भैया, मैंने एक एक घर में दरवाजा बजा बजा के गाना गाया है कि मेरा बेटा खो गया है, ढूंढ दो प्लीज। अब बता दो वो कहाँ है? बताता हूँ, पर तुम्हें एक काम और करना होगा। राकेश सुमन ने मुझे घूर कर देखा। सारे काम हमें से करवा लोगे भैया, या खुद भी कुछ करोगे? हाँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तुम्हें जब तुम्हारा बेटा मिल जाए ना, तो जैसे तुमने सबको बताया कि तुम्हारा बेटा खो गया है, वैसे ही सबको बताना कि वो मिल गया है। ओह, ताकि सब आपका तारीफ करें। शाबाश। इतने भोंदू तो नहीं हो जितने दिखते हो। नहीं, मुझे तारीफ नहीं, क्लाइंट्स चाहिए, पेड क्लाइंट्स। अब तुम तो पैसे दे नहीं रहे हो, तो किसी से तो पैसा लेना पड़ेगा ना। उसके लिए प्रचार जरूरी होगा। भैया, दुनिया भर की बकचोदी हो गई हो तो बता दो कहाँ है मेरा लड़का? मैंने उसे उठने का इशारा किया और अपने साथ चलने के लिए कहा। वो भले घर की गाय की तरह मेरे पीछे पीछे चल दिया। उधर साउथ एक्स के सुंदर से आलीशान घर में बैठी श्रेया पिछली रात से सोई ही नहीं थी। रात भर जागने की वजह से उसे 4 बजे के आसपास स्टोर रूम से कुछ मिला था। तब से वो अपने पेरेंट्स के जागने का वेट कर रही थी और पूनम आंटी के किचन में आते ही वो कंप्लेन करने लगी थी। मम्मी, it has been a week since I've stepped out of the house. मैं पागल हो जाऊंगी ऐसे। पूनम आंटी को उसकी कंप्लेन से कोई मतलब नहीं था। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए किचन में काम कर रही थी। बस भी कर तू हैं, 3 दिन को 7 बना देती है। ऐसी मैथ्स होने के बाद तू पास भी कैसे हुई, मुझे तो डाउट है। Stop it, मम्मा। Try to understand my point. I'm feeling caged. मुझे घुटन हो रही है।
तभी सीन में एक्स MLA चंदन लाल भी आ गए। वो बस अपने रूम से निकले ही थे कि उन्होंने श्रेया को कंप्लेन करते सुना तो अपने पेटेंट स्टाइल में ज्ञान देने लगे। You are feeling caged because you are in a cage and that is your punishment. इस मंथ रुक जाओ, उसके बाद हम सब वेकेशन पर चलेंगे। श्रेया के कुछ बोलने से पहले ही पूनम आंटी चिल्लाई, कोई कहीं नहीं जाएगा, पहले यहाँ स्टाफ वापस बुलाओ, मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है जी। हाँ मैं समझता हूँ, टेंशन मत लो। सीएम साहब पर कुछ केसेस चल रहे हैं, वो बस रफा दफा होने ही वाले हैं, उसके बाद सीएम नहीं, एक्स सीएम। और तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में तुम्हें बुलाना जरूरी नहीं समझा। वो क्या तुम्हारा ध्यान रखेंगे, उनके केस सुलझे नहीं कि वो बाहर निकल जाएंगे। हाँ अरे वो ऑलरेडी बाहर है, जेल में नहीं है अब। हाँ, बाहर जाने से मेरा मतलब फॉरेन जाने से है नेताजी। श्रेयू, तू जरा बाहर से थोड़ा धनिया तोड़ना है, जा। श्रेया स्माइल करने लगी। बाहर कहाँ, फॉरेन से? ओहो, ये दोनों बाप बेटी ना खाली बैठे बैठे पागल होए जा रहे हैं। रहने दो, मैं खुद ही ले आती हूँ। रुको, आई वाज जस्ट किडिंग मम्मा। वेट, मैं लाती हूँ। श्रेया अपने गार्डन में आई। यहाँ अलग अलग प्लांट्स और वेजिटेशंस लगी हुई थी। श्रेया को समझ नहीं आया कि इसमें से धनिया कौन सा है। उसने गूगल पर धनिये की इमेज चेक की और फिर से उसी इमेज को गार्डन में घुमाने लगी। There you are. उसको धनिया मिला ही था कि पुलिस सायरन की आवाज आने लगी। उधर सिक्योरिटी वाला गेट के बाहर खड़े होकर किसी इंस्पेक्टर से बहस कर रहा था। इधर श्रेया दौड़ती हुई अंदर आई। Daddy, Dad, some policemen are outside. See. नेता चंदन लाल ने तुरंत अपने मोबाइल में आउटर सर्कल कैमरा की फुटेज स्टार्ट की तो देखा कम से कम 10 पुलिस वाले गेट के पास खड़े थे। पूनम आंटी भी गैस बंद करके वहां आ गई। क्या हुआ जी? पुलिस क्यों आई? हाँ? नेताजी ने कोई जवाब नहीं दिया, उनके तोते उड़े हुए थे। श्रेया समझ गई कि इन्होंने कोई गड़बड़ की थी और अब गवर्नमेंट चेंज हो गई तो ये फंस गई है। Dada, don't sit here. Come on, get up. कहाँ ले जा रही है? जब इन्होंने कुछ किया ही नहीं तो पुलिस इन्हें ऐसे कैसे तंग करेगी? तो रुक, मैं देखती हूँ। Stop, मम्मी। किया है, इन्होंने बहुत कुछ किया है। अभी ये सब डिस्कस करने का टाइम नहीं है। Dad, you get up and come to my room. अरे पर भागने से तो। भागने की बात नहीं मम्मी। We just say that he is not home. Simple. उनके पास सर्च वारंट तो होगा नहीं। तुझे ये सब कैसे पता? We'll tell you someday. Dad, now wake up. Don't make a zombie face. Come on. चंदन लाल के चेहरे पर वाट लगी हुई साफ देखी जा सकती थी। अगर श्रेया अभी उनकी एक फोटो लेकर अथर्व को भेज देती तो अथर्व खुशी से पागल हो जाता। अचानक से बहुत सारे जूतों की आवाज आने लगी। Dad, hurry. Mom, आप इनसे आर्ग्यू करो, वैसे ही जैसे आप पापा की मम्मी से करती हो। इनको कम से कम 10 मिनट्स तक रोको, मैं पापा को घर से निकाल कर आती हूँ। चंदन लाल तुरंत ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर आए। मेरे रूम की विंडो है ना, उससे नीचे उतर सकते हैं। What nonsense you are talking, बेटा? मैं कैसे वहाँ से उतर सकता हूँ? You can. आओ तो। श्रेया अपने पापा को रूम में ले आई और कमरे के अंदर से बंद कर लिया। कमरा बंद किया और विंडो खोल दी। जब तुम रूम में थी ही नहीं तो ये एसी क्यों चल रहा था? Dad, you don't have time for this. Look down. चंदन लाल ने नीचे झांक के देखा। No, I can't risk my life. मैं सरेंडर कर देता हूँ। Are you sure? श्रेया के पापा नीचे देखते ही घबरा रहे थे, लेकिन रूम से बाहर निकलने की हिम्मत भी उनमें नहीं थी। Dad, decide quickly. Mom उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगी। बट बेटा, यहाँ से कैसे उतर सकता हूँ मैं? ये तो फ्लैट वॉल दिख रही है। श्रेया ने तुरंत अपनी कबर्ड खोली और अंदर से एक रस्सी वाली लैडर निकाली। What? ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? इसका मतलब वो बदतमीज लड़का इसी से यहाँ। Hold on, Dad. जब आपने अथर्व को घर से निकाला था, उसके बाद से ही मैं घर से निकालने के लिए कोई ना कोई आइडिया सोच रही थी। So last night मैं सोई ही नहीं। I was in the store room and there I found this. So you mean you were planning to escape again? फिर सुबह जो कंप्लेंट्स चल रही थी कि कैद कर लिया, I am trapped, this is a cage और what not, वो सब ड्रामा था, कैमोफ्लेज। Dad, we don't have time for this. आप नीचे उतरो, मैं आपको सेफली बाहर निकालने का इंतजाम करती हूँ। श्रेया ने रस्सी वाली लैडर को अपनी विंडो से बांध दिया और तुरंत मुझे कॉल मिलाया। Parth, I need your help. Actually, Dad needs your help. How fast can you come here?
मैं इस टाइम एक ऐसी सिचुएशन में था कि साउथ एक्स जाना तो दूर, मैं अपने घर भी नहीं जा सकता था। मेरे सामने राकेश सुमन अपने लड़के को तबीयत से कूट रहा था और लड़का बस मुस्कुराते हुए पिट रहा था। राकेश सुमन जिसके बेटे को ढूंढने के लिए मैं सोया नहीं, मैंने खाया नहीं, अतर बेचारे ने इसके लिए अपने बाप की गाड़ी चुरा ली और खूब गाली खाई। वो राकेश सुमन जब अपने गंजेड़ी बच्चे से मिला तो उससे पीटने लगा। हैं? हरामजादे, कमीने, सुअर, कुत्ते, कहाँ है हमारा डब्बा? बता भोसड़ी के, बोल। मैं राकेश सुमन को उसके बेटे के पास ले आया, पर वो खुश होने के बजाय अपने बेटे को बुरी तरह से कूट रहा था। राकेश का क्लेम था कि उसका बेटा उसकी जीवन भर की कमाई को लेकर भाग गया था। अब जीवन भर की कमाई डब्बे में कैसे आ गई थी, ये बात मुझे कंफ्यूज कर रही थी। वहीं राकेश का बेटा इतने नशे में था कि उसको अब भी पिटाई का असर ही नहीं हो रहा था, वो बस स्माइल कर रहा था। पार्थ, आर यू देयर? कुछ बोलना यार, यह इमरजेंसी है। हाँ बोल। हायर कैब एंड कम टू साउथ एक्स फास्ट। यहाँ पहुँच, फिर बताती हूँ। आता हूँ यार, यहाँ थोड़ा सा पंगा हो गया है। यहाँ पंगे के पापा हो गए यार, कम फास्ट, आई नीड योर हेल्प। क्या तुझे मेरी हेल्प चाहिए? नेताजी युगांडा चले गए क्या? अपने पापा से हेल्प ले। एक्चुअली उन्हीं को हेल्प चाहिए पार्थ। अब प्लीज नौटंकी मत कर। तू साउथ एक्स बस स्टैंड या फिर साकेत मेट्रो स्टेशन पर आ, देन कॉल मी। श्रेया ने फोन काट दिया। मैंने राकेश की तरफ देखा, फिर उसके बेटे की तरफ देखा। बाप मार मार के थक गया था, पर बेटा पिट पिट के भी स्माइल कर रहा था। उसकी नाक से खून निकल रहा था, पर मजाल कि उसके फेस से स्माइल गायब हुई हो। फाइनली मैंने राकेश के हाथ पकड़े। बस कर भाई, जान से मारने के बाद ही रुकेगा क्या? छोड़ो भैया हमको, छोड़ो। ए बच्चा, देखो कैसे मुस्कुरा रहा है, फ्रॉड साला। हैं? अपने बच्चे की जात पे बोल रहे हो? यू कास्टिस्ट पीपल। चलो बैठ जाओ, तू भी बैठ जा भाई, बैठ जा। मैंने दोनों को फुटपाथ पर बिठा लिया और आसपास तमाशा देखते वीडियो बनाते लोगों से अपील की, भाई लोग आप लोग अपनी फैक्ट्री में जाओ, दुकानें सजाओ, 10 बजने वाले हैं। फिर बॉस लेट आने पर पैसे कटेंगे तो आप ही लोग बहाना मारोगे कि बीवी बीमार है और हॉस्पिटल में फूफू कर रही है। जाओ यहाँ से। मेरे कहने से तो लोगों को फर्क नहीं पड़ा, लेकिन मारपीटाई रुक गई थी तो रील्स बनाने के लिए एंटरटेनमेंट खत्म हो चुका था, इसलिए खुद ही सब इधर उधर जाने लगे। हाँ राकेश भाई, अब बताओ, पहले तो इसे ढूंढ रहे थे, अब इसे धो क्यों रहे हो? राकेश सुमन ने अपना सर पकड़ लिया। अरे क्या बताएं भैया, जिंदगी खराब कर दिया ये लड़का। पहला अपनी अम्मा को खा गया, फिर हमारा घर खा गया, अब हमारा डब्बा खा गया। लड़का अब भी अपनी नाक से निकलता खून देख मुस्कुरा रहा था। 2 मिनट से भी पहले वो आराम से फुटपाथ पर लेट गया और आंखें बंद कर ली। मैंने पहला केस सॉल्व करने के बाद जिस सेलिब्रेशन की उम्मीद की थी, ये बिल्कुल उसके ऑपोजिट रिएक्शन था। यहाँ तो ऐसा लग रहा था कि बाप के लिए बेटा जरूर खोया था, पर बेटे के लिए बाप नहीं खोया था। बेटा अपनी जिंदगी में मस्त था। सब खा गया ये नाच पीटा, हमरी लुगाई, घर, डिब्बा, खुशियाँ सब खा गया ये नामुराद। इसको देखकर तो लगता है कि ये 2 पराठे भी मुश्किल से खा पाएगा, और तुम इस पे घर खाने का ब्लेम लगा रहे थे। खुल के बताओ बात क्या है? राकेश ने अपनी नाक पोंछी और फिर इधर उधर देखकर कंफर्म किया कि कोई उसकी बात सुन तो नहीं रहा है। फिर धीरे से बोला, भैया हमारी पत्नी का तबीयत खराब था तो हम दवा दारू करने के लिए इसी को भेजते थे। वही दवा लाते लाते काब दारू पीने लगा, हमें पता ही नहीं चला। हम दिन भर रिक्शा चला के पसीना बहा के कमा के लाते थे कि हमारी पुष्पा रानी सही हो जाए, पर ये हरामी साला अपना दारू पीने के चक्कर में सस्ता और नकली दवा लाने लगा। रिजल्ट ये हुआ कि पुष्पा गुजर गई। हो फक। फिर का हमें पुष्पा की बिगड़ती हालत देखकर ये समझ आ गया था कि ये ठीक नहीं हो रही, तो एक रोज काम छोड़कर इसके पीछे गए। तब पता चली कि ये अपना यार लोगों के साथ नशाबाजी करता है। उसी रोज हम इसका हाथ इसकी अम्मा के सर पे रखवा के कसम दिलवाए कि ये अब से शराब नहीं पिएगा। फिर इसने शराब छोड़ दी और गांजा स्टार्ट कर दिया? नहीं, शराब ही पिया और झूठा कसम खाया। हमने पकड़ लिया तो इसकी अम्मा बचाव करने लगी, पर कमजोर थी तो ज्यादा बहस कर नहीं पाई।
और धीरे धीरे देह से निकल गई। उसका गुजरने से पहले हम पर थोड़ा कर्जा हो गया था, तो हम सोचे घर बेच देते हैं। क्या आप अपने घर में रहते हो? राकेश ने भी देखा कि उनका बेटा मस्त सुकून से सो रहा था। कुछ मक्खियां उसके फेस पर बैठी थीं, स्पेशली नाक से निकलकर सूखे खून पर मक्खियां इकट्ठा हो रही थी, पर लड़के को कोई फिक्र नहीं थी। राकेश ने मक्खियां उड़ा दी। घर में रहते हैं नहीं, रहते थे, हम घर बेच दिए। बेच नहीं, बेच दिए। फिर अब एक बार फिर राकेश ने इधर उधर देखा। अब हम घर का जितना भी पैसा था सबका सोना खरीद लिया और तय कर लिया कि 2-3 महीना में थोड़ा पैसा कमा के इसे लेकर गांव चले जाएंगे। ओह, स्मगलिंग? लेकिन थोड़े महीने बाद क्यों? जब वापस जाने का डिसीजन ले लिया था तो तुरंत जाते। ये थोड़े पैसे कमाने का लालच क्यों आया? काहे कि सोना खरीदो तो थोड़ा टैक्स देना पड़ता है। हाँ, 3% GST लगता है। तो का हम सोचे त्योहार टाइम में जाएंगे तो सोना का दाम थोड़ा ऊपर चला जाएगा, तो हम जो 3% टैक्स दिए रहे वो वसूल हो जाएगा। मैंने अपने माथे पर हाथ रखा। एक अनपढ़ रिक्शा वाले के पास भी इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी सेफ, सिक्योर और गारंटीड प्रॉफिट वाली स्कीम थी, और एक हम चूतिए थे जो सेविंग अकाउंट्स के 6% इंटरेस्ट को जीनियस मूव मान लेते थे। मुझे राकेश सुमन का इंटेलिजेंस इम्प्रेस करने लगा। फिर क्या हुआ? फिर का ए सुअर और डब्बा लेके भाग गया जिसमें हम सारा सामान रखे थे। राकेश ने गुस्से में उसकी मक्खियों पर एक हाथ मार दिया। मक्खी तो उड़ गई, पर लड़के के मुंह पर नया थप्पड़ पड़ा तो बेचारा सोते हुए उठ गया। अब वो डब्बा गायब है। तो फिर का ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग। वैसे कितना सोना था उसमें? राकेश ने मेरी तरफ घूर के देखा। काहे बताएं? अरे बताओ भी, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में कोई घर 20-22 लाख से कम में बिका होगा, और इतने का सोना बेचकर गांजा पीना इसके बस का नहीं है। टू कंक्लूजन दिस, इसने कहीं ना कहीं वो बॉक्स छुपाया होगा। उसमें से कुछ छोटा मोटा बेचा हो तो बेचा हो, बाकी सब कहीं ना कहीं हिडन होगा। राकेश ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। अगर ऐसा है तो भैया प्लीज वो डब्बा ढूंढ दो, हम तुम्हें खूब दुआ देंगे। मैंने मुस्कुराते हुए अपने हाथ खींच लिए। दुआ से काम नहीं चलेगा, आपकी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। हम गरीब आदमी हैं बाबू, हम कहाँ से पैसा देंगे? तुम कहो तो हम सबको बता देंगे कि तुमने ही हमारा बेटा ढूंढा है। ओ भाई साहब, KGF के रॉकी भाई, सोने की खान पर बैठे हो और कहते हो कि पैसे नहीं है। अरे भैया, वो पैसा तो हमारे गांव के लिए है। हम वहाँ जमीन लेंगे तो चैन से खेती करके बुढ़ापा गुजार लेंगे, अपनी पुष्पा रानी की याद में सांस लेते रहेंगे बस। मुझे जाने की पहली बार राकेश सुमन की आंखों में मक्कारी दिखाई देने लगी। ठीक है, 20 लाख का सोना है, मुझे बस 10% दे देना। अरे भैया, क्या गजब करते हो? हम 3% बचाने के लिए तो त्योहार का इंतजार कर रहे हैं और तुम सीधे 10। एक काम करो, हम कहीं से 5,000 का इंतजाम कर देते हैं, वो ले लो।